नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटर्स से जुड़े सियासत की। पीएम मोदी ने शहडोल से 2023 विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी। उन्होंने जहां आदिवासियों के बीच मैली सिकम सेल बीमारी और उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है, वहीं आदिवासी नायिका रानी दुर्गावती पर बड़े ऐलान के साथ ही विपक्ष के गारंटी कार्ड पर भी निशाना साधा। कुल मिलाकर पीएम का भाषण पूरा आदिवासियों पर फोकस रहा। अब ऐसे में सवाल कई है। सवाल ये कि शहडोल में प्रधानमंत्री की सभा और खाद पंचायत के मायने आखिर क्या है? एमपी में आदिवासी बेल्ट से क्या सत्ता की राह निकलेगी? गारंटी कार्ड से क्या आदिवासी वोटर सधेंगे? आदिवासी नायक दिलवाएंगे आदिवासियों के वोट बैंक? 2023 में आदिवासी क्या किसके साथ जाएंगे? क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ? इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। शहडोल से मोदी की हुंकार, गारंटी कार्ड से वोटों पर वार। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। शहडोल में सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नायक दुर्गावती को याद किया। साथ ही विरोधियों पर प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मुफ्त देने के वादों की कोई गारंटी नहीं होती है। मुफ्त में कोई देता है तो उसके नुकसान होते हैं। जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। वहीं आदिवासी नायिका रानी दुर्गावती को याद करते हुए पीएम ने उनकी 500वीं जयंती धूमधाम से देश भर में मनाने की घोषणा की। तो मैं आज देशवासियों के समक्ष घोषणा करता हूं कि रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कहा, विकास सिर्फ डबल इंजन सरकार कर सकती है। डबल इंजन सरकार का यही फायदा है बहनों और भाइयों कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो ढंग से जनता के कल्याण के लिए लागू करना चाहिए, वो जब डबल इंजन की सरकार होती है तभी लागू होती है, नहीं दूसरी सरकार बीच में ही गायब कर देती है। प्रधानमंत्री ने शहडोल की हुंकार से जहां आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की, वहीं मध्य प्रदेश के पकरिया से खाट पंचायत कर 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को एक साथ साधने की कोशिश की है। टीम न्यूज स्टेट।
तो शहडोल में प्रधानमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम आदिवासियों को सीधे सीधे साधने की ये बड़ी कोशिश है, लेकिन क्या असल मायने में आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में इस बड़े फैक्टर में क्या नई चीजें जुड़ती हैं, कितना असर होता है, ये तमाम चीजें समझने वाली है। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के जरा जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक आशीष शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव रवि सक्सेना जी हमारे साथ कार्यक्रम में और जयस से नेता रविराज बघेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में जरा जल्दी से आशीष शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। आज एक बड़ा कार्यक्रम होता है और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि यहां से सियासी हवा बदलती हुई दिखाई देगी। आपको लगता है जिन गारंटी को लेकर के विपक्षी खेमे पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए, आदिवासी वर्ग को साधने के लिए जो कोशिश की, ये सभी आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब राज्य के मुख्यमंत्री ने तब से लगातार आदिवासी वर्गों के खास तौर पर काम किया। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी नायक, आदिवासियों का इतिहास, इन सब के बारे में माननीय प्रधानमंत्री भली भांति जानते। इसलिए चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, इन सब शहीदों के प्रति स्वाभाविक लगाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इनकी जितनी योजनाएं बनी है केंद्र में और राज्य में, इन सब के माध्यम से आदिवासी समाज के वंचित लोग, कमजोर तबके, इनके उत्थान की योजनाएं हमने बनाई। और खास करके आज जब प्रधानमंत्री जी शहडोल पहुंचते हैं और सिकल सेल एनीमिया, जो कि आदिवासियों के बीच की एक कॉमन बीमारी है, जिसके कारण लाखों लोगों को कष्टप्रद जीवन गुजारना पड़ता है, उसके समूल उन्मूलन के प्रति वचनबद्धता जाहिर की और एक कार्यक्रम की घोषणा की। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ वोट बैंक आदिवासी को नहीं मानती, लगातार इन वर्गों के बीच काम करती है। और इस कारण से मैं ऐसा मानता हूं कि आदिवासी वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के कामों के प्रति, सरकार के प्रति एक अगाध विश्वास। 2018 में जरूर कांग्रेस के झूठे वचन पत्र के चक्कर में एक बहुत बड़ा तबका आ गया, इस कारण हम कहीं न कहीं सरकार बनाने से चूके थे। नहीं, वो ये कहते हैं कि हमारी तो सरकार बनी थी, जनता ने हमें चुन करके भेजा था, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी। वो कहते हैं कि हम जो गारंटी लोगों से हम करके आए थे, उस गारंटी को पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे थे, लेकिन इतने में हमारी सरकार गिरा दी। देखिए, सरकार कोई मकान नहीं है जिसको कोई भी गिरा दे। हाँ। सरकार उनके सदस्यों ने बनाई थी और जब उन सदस्यों को अपनी सरकार के प्रति अविश्वास हुआ, तब उन्होंने पार्टी छोड़ी और अपनी कुर्सी भी छोड़ी और बाद में फिर जनता की अदालत में जाकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। इसलिए यह कहना निरर्थक हो जाता है जब जनादेश किसी को मिल जाता है, तो फिर वो वास्तव में एक बहुत बड़ा तमगा उसको मिलता है कि हम जनता की अदालत से। आदिवासी हितैषी होने का हर कोई दावा करता है, लेकिन महाकौशल के इस पूरे क्षेत्र पर अगर बड़े पैमाने पर अगर फोकस किया जाए तो रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इन सभी का जिक्र होता है। आजादी की लड़ाई में उन सभी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन रवि सक्सेना जी, आज ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को साथ लेकर के चल रही है, उनकी जो पहचान है उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश है, उनके लिए एक्ट लेकर के आए, पेसा एक्ट। साथ ही वो कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को, क्योंकि ये कहा गया कि रानी दुर्गावती का जो 500वीं जयंती होगी वो पूरे देश भर के अंदर मनाई जाएगी, तो कहा यह जा रहा है कि खोया हुआ जो गौरव था उसको वापस उनको दिया जा रहा है, वापस से उनको सम्मानित किया जा रहा है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो मणिपुर में आदिवासियों को जिंदा जलाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उस पर मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो मध्य प्रदेश में आकर आदिवासी हितैषी होने का स्वांग और पाखंड कर रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आज भी जो कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को भू अधिकार के पट्टे दिए थे वन भूमि पर, आज भी 2.5 लाख से ऊपर आदिवासियों को पट्टे क्यों नहीं दिए गए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि तेंदुपत्ता संग्रहण में जो आदिवासी लगे हुए हैं, उनकी तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि को क्यों नहीं बढ़ाया गया है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश
एनसीआरबी की रिपोर्ट, केंद्र की, मोदी जी की केंद्र की रिपोर्ट में विगत 7 सालों से आदिवासी अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार और दुष्कर्म में नंबर 1 है। क्यों है भाई? इसके बारे में आप जरा शिवराज जी से पूछ लीजिए। क्यों आदिवासियों को नेमावर में जिंदा गाड़ दिया जाता है? क्यों आदिवासियों को जिंदा जलाया जाता है? क्यों आदिवासियों पर गोली चालन कर उनकी हत्या की जाती है? क्यों उनको पल पल पर अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है? नहीं, ये सब जो आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के खिलाफ जो अपमान हो रहा है या उनके खिलाफ अगर अपराध हो रहे हैं या उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या सिर्फ इसी सरकार में हो रहा है? इससे पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, 18 साल से तो मध्य प्रदेश में शिवराज, उससे पहले तो आपकी सरकार रही होगी सर। और उसका 9 साल से जो है वो मोदी जी की सरकार है। हाँ। उसके पहले तो बहुत कुछ हुआ। हमने आदिवासियों को संविधान के तहत विशेष दर्जा दिया। उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए हमने विभिन्न जो है आरक्षण लागू किए। उनको नौकरियों में लेके आए। हाँ। उनको उच्च पदों पर बिठाया। ठीक है। आपको मालूम है ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये सब किसके लिए किया है? आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए किया है। इसलिए 2018 से पहले का अगर ग्राफ देखें तो आदिवासियों ने साथ उतना नहीं दिया। 2018 की परिस्थितियां थोड़ी सी बदल जाती हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन जरा मैं मृगेंद्र सिंह जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे भी लेना चाह रहा हूं सर। ये जो सियासी मायने इसके अगर देखे जाएं इस दौरे के, तो कई लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है ये सियासी दौरा। इसको हम सियासी दौरे में देखें या आदिवासियों के साथ जिस तरीके से वो आकर के काम करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ वो बैठते हैं, ये कुछ अलग मैसेज है। यहां से क्या मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? आदिवासियों को साथ ला, क्योंकि समीकरण महाकौशल का अगर समीकरण को साधना है तो आदिवासियों को साथ लाना बड़ा जरूरी है, ये सभी को पता है। देखिए, महाकौशल हो, विंध्य प्रदेश हो, इन क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई का बाहुल्य है और यहाँ उसी पार्टी को बहुमत मिलता है जिसमें आदिवासी समाज के लोग साथ रहते हैं। क्योंकि चुनाव में अब 3 महीने से अधिक समय थोड़ा ही बचा है, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग जिसके साथ होता है सरकार उसी की बनती है। पिछले 2018 का विधानसभा चुनाव उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आदिवासियों क्षेत्र में कम हो गई, सरकार बनाने में पीछे रह गए और 2 चुनाव बाद कांग्रेस को साथ दिया आदिवासी भाइयों ने, तो आज कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति में हो गई। इस कारण सब पार्टियों की नजर आदिवासी भाइयों पर है और अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, लेकिन 2018 के बाद अब 2023 आते आते क्या उन परिस्थितियों में बदलाव आया है? नहीं, देखिए, बदलाव तो तब पता चलेगा जब वोटिंग होगी। अभी किसी के मन को नहीं परखा जा सकता कि उसके दिल में क्या है, उसके मन में। सामने आजकल मतदाता भी इतना चालाक हो गया है कि आप जहां पूछोगे तो हाँ, ये पता नहीं भाजपा को वोट दे क्या है, कहे कांग्रेस को दिया, कांग्रेस को दे क्या है, कहीं भाजपा को वोट दिया, या जयस को वोट दिया है, बसपा को वोट दिया है, इनमें किसी दल को वोट दिया है। तो इसलिए बीजेपी कांग्रेस की इस लड़ाई में जयस कहाँ है? और जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। देखिए, जयस भी जिस तरह से जयस तेजी से उभरी है, विशेषकर आपका मालवा और निमाड़ में, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं, पिछली बार देखा होगा आपने, कांग्रेस के साथ चली गई थी और उनके जो अध्यक्ष थे वो विधायक भी बन गए हैं। लेकिन इस बार जयस का क्या रोल होगा अभी तो नहीं कहा जा सकता, समझ लेते हैं हमारे साथ। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में जयस का रोल, जयस के नेता हैं रविराज बघेल। रविराज जी, जरा जल्दी से इस पर मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। अब आगे चुनाव भी सिर पर है, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। आदिवासी वर्ग को आप ये मानते भी हैं कि आपके साथ है, बीजेपी कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि उनके साथ है, लेकिन आपको क्या नजर आता है, किसके साथ आदिवासी वर्ग आज खड़ा हुआ है और जयस के साथ क्यों, बीजेपी कांग्रेस से अलग? देश में और प्रदेश में दोनों ही सत्ताधारी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों की सरकार रही। लेकिन आज मध्य प्रदेश में मतलब पूरे भारत देश में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें आदिवासी के अत्याचार पे चकमा हुआ है मध्य प्रदेश।
चाहे किसी भी घटना हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता रहे थे, उनको 10-10 गड्ढे में गाड़ने की घटना, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधायक मधुबनी के क्षेत्र की घटना है। चाहे आप नेमावर की घटना ले लो, चाहे नीमच की बांदा की घटना ले लो, चाहे आप महू की घटना ले या खरगोन की घटना लो, हर जगह आदिवासियों के अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। दूसरी चीज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सिकल सेल की बात करी, तो 17 राज्यों, भारत देश के 17 राज्यों में 7 करोड़ आदिवासी सिकल सेल से ग्रसित है। तो क्या मोदी सरकार के भी 9 वर्ष पूर्ण हुए तो उस पर सरकार ने क्यों नहीं काम किया? उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी सिकल सेल जैसे गंभीर मुद्दों पे क्यों नहीं काम, गंभीर बीमारी पे क्यों नहीं काम किया? चाहे आदिवासी समाज में जो कुपोषण की गंभीर समस्या बनी, इस पर क्यों नहीं काम किया? तो आदिवासी वोटर दोनों ही सत्ताधारी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा है, अभी तक जो भी 2018 से पहले उसको यूज करता है वोट बैंक के फिल्म में। मध्य प्रदेश में 22% आबादी है आदिवासियों की, लेकिन 23 के चुनाव में दोनों ही पार्टी को मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटर नकारेंगे। और जैसे नहीं, जयस कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं, आप तो बीजेपी को लेकर के भी आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस के समय में भी कोई काम नहीं हुआ, तो जयस क्या अकेले रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जयस अकेले ही रहेगा। और जयस से विधानसभा चुनावों को लेकर 80 सीटों पर हम लोग चुनाव मैदान लड़ने जा रहे हैं, और हमने घोषणा कर दी कि 80 सीटों पर हम स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में लड़ेंगे और इसी मुद्दों के साथ लड़ेंगे। नहीं, ये तो अभी का स्टैंड है ना, चुनाव आते आते ये कहीं बदलाव तो नहीं आ जाएगा इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। हमारी घोषणा हो चुकी है और उससे हमारी जमीनी हकीकत, हमारे जमीनी रूप से हमारे जो भी हमारे कार्यकर्ता है, जो भी हमारे कैंडिडेट हो, मैदान में डटे हुए तैयारी। आदिवासियों के लिए अगर किसी ने कुछ किया तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने नायकों को सामने ला करके उनको जो भरपूर सम्मान मिलना चाहिए था, हमने वो काम किया है। मैं जरा आशीष शर्मा जी को इसमें जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ, एक एक करके बाकियों से भी रिएक्शन होगा। इसमें मैं बताना चाहूंगा, अगर सम्मान है, आदिवासी को अच्छी शिक्षा चाहिए, आदिवासी समाज को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आदिवासी को उसके जल जंगल जमीन की रक्षा चाहिए, आदिवासी को संविधान में दी गई 5 अनुसूची चाहिए। ये क्या दोनों ही राजनीतिक दलों ने दिया है? क्या नायकों को देने से आदिवासियों का विकास होगा? आज आशीष प्रदेश में आशीष शर्मा जी जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सुनिएगा, कांग्रेस का 50 साल इस देश पर शासन रहा, उसने कभी आदिवासी क्रांति नायकों को पाठ्यक्रम से लेकर जनता के बीच नहीं आने दिया। टंट्या मामा को तो भुला दिया गया, वामाचार रानी दुर्गावती को तो भुला दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन नायकों के बलिदान को जनता के बीच स्मारकों के रूप में, नामकरण के रूप में लेकर आ रही है, तो सबको तकलीफ हो रही है। नहीं, तकलीफ इस बात की है कि बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए ना, हर व्यक्तियों को चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। हम सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए, और बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रावास से लेकर संबल योजना में उनकी पढ़ाई का पैसा जमा करने का मामला देख लीजिए। शिवराज जी की सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों के लिए सबसे ज्यादा किया है। आज अगर आदिवासी अंचलों में आपको इतने IAS, IPS और प्रशासकीय आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि ये जो परिणाम होते हैं ना, ये चुनावों के नतीजे बताते हैं। अब चुनावों के 2018 के जो हाल ही में चुनाव हुए, उसके नतीजे जो बताते हैं वो ये कि आदिवासी वर्ग आपसे नाखुश नजर आता है, आपसे अलग है, इसीलिए आपको महाकौशल और विंध्य के इलाके में बड़ा नुकसान पहुंचा। मैं रवि सक्सेना जी को जल्दी से जोड़ देता हूँ। इसीलिए ठीक है, रवि सक्सेना जी, लेकिन हितैषी तो आप भी नहीं है। जयस, जातीय आधार पर बरगलाया गया, बहुत व्यापक पैमाने पर बरगलाया। भाजपा के प्रवक्ता और जिन संगठनों ने बताया कि रानी दुर्गावती जी की मूर्ति सफल भी हुए, क्या उनकी इस बार आदिवासी समझ चुका है इस प्रदेश में क्या इनके राज में लगी थी, वो कांग्रेस पार्टी के राज में लगी के लिए काम किया है। आज मध्य प्रदेश में नहीं, वो कह रहे हैं कि वहां नायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर ठीक है सर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार भी तो काम कर सकती थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के 9 साल के कार्यकाल में अपने गिनाते हैं कामों को, वो एनीमिया मुक्त बनाने के लिए अगर काम करते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम किए जा रहे हैं। वो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि पहले कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही लंबे समय तक, उन्होंने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? मेरी
काम तो किया, काम तो करें, पर काम करते हुए दिखना तो चाहिए। केवल जुमलेबाजी से तो काम चलेगा नहीं। आज 9 साल से आपका केंद्र में शासन है, 18 साल से मध्य प्रदेश में है, और आप आकर यहाँ पर पाखंड कर रहे हैं। अरे भाई, ये योजना तो पहले से ही मध्य प्रदेश में चालू थी, पहले से ही लागू थी। ठीक है, चलिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले से ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये सब कुछ सियासी दांवपेच है। खैर, माफी के साथ रुक रहा हूँ सर, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन